हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। देखिए, आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं, महिलाएं एवं जाति एवं सुधार। तो हम इसमें देखेंगे कि महिलाओं के बारे में, कि महिलाओं को कौन कौन से राइट्स मिले बाद में, और जाति के बारे में देखेंगे कि जाति में क्या क्या सुधार हुए। तो इनके सुधारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आधुनिक काल में अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर कैसे कब्जा किया, तो ये सब हम पढ़ रहे थे। और अंग्रेजी उस काल में औपनिवेशिक काल बोलते हैं इसको। तो क्या क्या सुधार हुए थे उस समय, यहाँ के लोगों ने क्या क्या सुधार करवाए, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है। बालिग मतलब कि 18 साल का होना ज़रूरी है, और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। देखिए, इतनी सारी फ्रीडम है आजकल लड़कियों को, लेकिन पहले ऐसा नहीं था अंग्रेज़ों के काल में। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। ये इतने सारे अधिकार हैं महिलाओं के, लेकिन 200 साल पहले ऐसा नहीं था। तो बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये अधिकार नहीं हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिल पाते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, बहुत अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। तो ये सारी कुरीतियाँ थीं उस समय। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। तो उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। इसमें अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको भी उसकी चिता में कूद जाना पड़ता था। इसी को सती प्रथा कहते थे। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के बहुत कम सीमित अधिकार थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। शिक्षा भी बहुत कम मिलती थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना रखी थी लोगों ने। रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी। तो देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है जिसमें ये महिला सती हो रही है अपनी पति की चिता के साथ। आगे देखते हैं। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। देखिए, स्त्री पुरुषों में ही फर्क नहीं कर रहे थे लोग, बल्कि जाति प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी। छोटी जातियों के साथ अत्याचार होता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। छुआछूत ज़्यादा थी उस समय। इसके बाद व्यापारी और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। देखिए, सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये खुद को सबसे ऊंचा मानते थे। उसके बाद वैश्य आते थे जो व्यापार करते थे, और महाजन लोग थे वो। फिर काश्तकार और बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिनको शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थीं। जो गांव और शहरों को साफ सुथरा रखने का काम करती थीं, वो सबसे निचले पायदान पर आती थी, नीची जाति होती थी, या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। तो अछूत मतलब कि
अगर बड़ी जातियाँ, ऊंची जातियाँ नीची जाति वालों को छू लेते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये सब मान्यताएं थीं, उसी को बोलते हैं अछूत। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। सवर्ण मतलब यहाँ ऊंची जाति से है। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी उस समय, तो धीरे धीरे इनमें बदलाव आया, बहुत सारे कानून बने। और ये कानून किसने बनवाए? तो ये यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे और जो यहाँ के विद्वान लोग थे, उन्होंने ये कदम उठाए। तो देखिए परिवर्तन की दिशा में क्या क्या कदम उठे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। तो 19वीं सदी मतलब कि 1801 से शुरू होती है 19वीं सदी। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। देखिए लोगों की रीति रिवाजों में और मूल्य मान्यताओं में बहस शुरू हो गई थी, चर्चाएं शुरू हो गई थीं कि ये रीति रिवाज गलत हैं, ये रीति रिवाज सही हैं, इस तरीके से। और ये सब क्यों हुआ? तो उस समय पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं ये सब छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थीं, जिनके बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। तो हमने पांडुलिपियों के बारे में पढ़ा था, जो हाथ से लिखी जाती थी, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और अब देखिए अखबार, पत्रिकाएं छपने लगी थी, तो ये आम लोगों तक जल्दी पहुंच जाती थी और ये सस्ती भी होती थी। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। अब उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख भी सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। तो देखिए ये सारे समाज में जो भी चीज़ें चल रही थी उन पर चर्चा करने लगे थे लोग, लिखने लगे थे, अपने विचार व्यक्त करने लगे थे। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थीं। तो जो भी परिवर्तन करना चाहते थे लोग अपने विचार लिखते थे, पत्रिकाओं में लिखते थे और अखबार, पत्रिकाएं आम जनता तक आसानी से पहुंच जाती थीं। तो इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थीं। तो भारतीय सुधारक कौन थे? उनमें से एक थे राजा राम मोहन रॉय। तो इन्होंने एक संगठन बनाया। देखिए इस तरह के सुधारक थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा है ये, ब्रह्म सभा के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। 1828 में इसका नाम ब्रह्म समाज पड़ गया था। तो इसमें क्या था? राजा राम मोहन जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो देखिए सबसे पहले इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ किसने उठाई थी? समाज में जो भी चीज़ें चल रही थी उनको सुधारने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले कदम उठाया। ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने 1828 में। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो पश्चिमी शिक्षा जो साइंस और टेक्नोलॉजी सिखा रहे थे, पश्चिमी शिक्षा मतलब कि यूरोप की शिक्षा के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि हमारे भारतीय भी जागरूक बने और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में रहते थे ये। तो इन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। ये लिखते थे उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी, किसकी? महिलाओं की, और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। ये सब इन्होंने लिखा था। ये देखिए राजा राम मोहन रॉय हैं।
विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। तो देखिए इन्होंने विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की और वो कोशिश भी सफल हुई थी। सती प्रथा को इन्होंने जड़ से खत्म करवाया था। तो देखेंगे राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के लिए खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। तो देखिए कितने बड़े विद्वान थे ये, इतनी सारी भाषाएं जानते थे, संस्कृत, फारसी और कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का भी इनको ज्ञान था, अंग्रेजी, फ्रेंच सब जानते थे ये। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। अब देखिए इन्होंने ग्रंथ भी पढ़ रखे थे, वेद ग्रंथ सब इन्होंने पढ़े थे और ये लोगों से कहते थे कि उन जिन रूढ़िवादी चीज़ों को आप मानते हैं उन ग्रंथों में भी विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। तो अंग्रेज यहाँ आकर जो ये रूढ़िवादिता थी हमारे देश में, सती प्रथा वगैरह, तो इसको भी जो अंग्रेज़ थे इसकी आलोचना करते थे, बुराई करते थे। वे राजा राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे। अंग्रेज भी इनके पक्ष में थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। किसकी? राजा राम मोहन रॉय की। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। उस समय गवर्नर थे, भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर कानून बना दिया था। फिर देखिए राजा राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। ये जो कुरीतियाँ हटाना चाहते थे, इसके बाद जो इनके अनुयायी थे और सुधारक थे वो भी इस काम में लगे रहे। जब वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। तो देखिए ये ऐसे ही नहीं करते थे, समाज को चुनौती नहीं दे रहे थे, समाज में लड़ रहे थे ये महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता के लिए। तो ये देखिए जो धार्मिक और प्राचीन ग्रंथ होते थे उनमें से ऐसे श्लोक और वाक्य ढूंढते थे जो उनकी सोच के मुताबिक थे, सोच का उनकी समर्थन करते थे। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है, कि ऐसा इस किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि महिलाओं को जलाया जाए। आगे देखते हैं। पहले हम लकड़ियों में बांध देते हैं। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचार लिखे हैं कि पहले जो सती होती थी महिलाएं उनको लकड़ियों में बांध देते थे। तो ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, देखिए दूसरे सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे ऐसे ही ईश्वरचंद विद्यासागर भी थे, ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। इन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर बताया था कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि विधवा के साथ इतना अत्याचार हो या वो दोबारा या पुनर्विवाह नहीं कर सकती। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। अब जो विधवा हो जाती थी उनको सती होना पड़ता था, तो सती नहीं होती थी और वो पुनर्विवाह कर सकती थी। कब बना ये कानून? 1856 में, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। अब देखिए जो लोग रूढ़िवादी थे उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर का भी विरोध किया और उनका बहिष्कार कर दिया। इसी वजह से 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, उत्तरार्ध मतलब कि 19वीं सदी 1850 के बाद, 1850 से पहले होता है 19वीं सदी का पूर्वार्ध
और इसके बाद होगा उत्तरार्ध। उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतलु, ये देखिए वीरेशलिंगम पंतलु थे, इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। तो ये आंदोलन फैलता जा रहा था बम्बई में और मद्रास प्रेसिडेंसी में। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। और उत्तर में किसने किया? आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये दयानंद सरस्वती ने की। इम्पोर्टेंट है ये देखिए, ये दयानंद सरस्वती का चित्र दिया है, ये दयानंद सरस्वती जी हैं। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। इसके बावजूद विधवा विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। फिर भी देखिए कानून बन गया था, फिर भी विधवाएं जो थीं वो कम ही विवाह करती थीं, क्योंकि उनको समाज वाले अलग ही नज़र से देखते थे। विधवा विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पुराने विचारों के थे, वो इस कानून का लगातार विरोध करते रहे। आगे देखते हैं, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। अब देखिए लड़कियां भी धीरे धीरे स्कूल जाने लगती हैं। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का चित्र है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कलकत्ता में देखिए किसने खोले थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। जो आम जनता थी डरने लगे थे स्कूलों से। क्यों? क्योंकि लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। लोगों को ऐसा भय था कि जो स्कूल वाले हैं वो लड़कियों को यहाँ से ले जाएंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छुपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। तो कुछ लड़कियां थीं जो चोरी छुपे पढ़ लेती थीं और जो उदार विचार वाले पति या पिता थे वो उनको घर पर ही पढ़ाते थे महिलाओं को। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो 19वीं सदी के आखिरी मतलब कि 1890 के दशक में आर्य समाज द्वारा पंजाब में खोले गए और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। देखिए मुस्लिम परिवारों की लड़कियां भी कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसी कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा कुरान शरीफ की आयतों में लिखा था कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा का। 19वीं सदी के आखिर से ही हिंदू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के लिए बारे में पढ़ें। तो महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे घर को साज संभाल के बारे में ही पढ़ाई लिखाई करें। तो ये देखिए हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं। 1875 में आर्य समाज की जब स्थापना हुई थी उसी
की महिलाएं हैं ये। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। अब देखिए महिलाएं पढ़ लिख कर महिलाओं की ही दुर्दशा के बारे में लिखने लगती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही, 20वीं सदी मतलब कि 1901 की बात चल रही है, ये 1901 से स्टार्ट हो जाती है 20वीं सदी। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थीं, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वे रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। मतलब कि 19वीं सदी के लास्ट में महिलाएं विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश लेने लगीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिकाएं बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं। अब देखिए पढ़ लिख कर महिलाएं लिखने लगी थीं महिलाओं के बारे में ही। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। उन्होंने बताया कि समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे लिख लिख कर। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। किसने? ताराबाई शिंदे ने। इन्होंने खुद ही घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त की थी और एक पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, और इसमें महिलाओं की मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी इस पुस्तक में। ये देखिए उनके विचार हैं, स्त्री पुरुष तुलना से लिए गए हैं ये पुस्तक से। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, संस्कृत की महान विद्वान थी पंडिता रमाबाई, का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पंडिता रमाबाई ने कहाँ पर खोला? विधवा गृह पूना में खोला था, और वहाँ पर महिलाओं को ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती थीं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो देखिए वहाँ पर महिलाओं को रखा जाता था और उनको ऐसी कौशल भी सिखाए जाते थे कुछ बनाने के, जिससे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो ये पंडिता रमाबाई हैं, देख सकते हैं आप। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग जो थे वो बहुत आग बबूला हुए। अब देखिए जो पुराने विचारों के थे, इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे थे, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इन सब चीज़ों से। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं। पश्चिमी तौर तरीके मतलब यूरोप के तौर तरीके अपना रही हैं। इससे क्या होगा? जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ये रूढ़िवादी लोग सोचने लगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी अब इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जो रूढ़िवादी मुसलमान थे वो भी ऐसा सोचने लगे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएं निकालीं, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। अब महिलाएं देखिए महिलाओं को ही संगठित करने लगी थीं, इकट्ठा करने लगी थीं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही वे महिलाओं को मताधिकार मतलब कि वोट देने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं। अब देखिए राजनीतिक दबाव भी डालने लगी थीं महिलाएं अपने अधिकार पाने के लिए। शिक्षा का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार, वोट डालने का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। इसके बाद 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी इनकी
औरतों की समानता की मांग करने लगे थे। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो लोगों का कहना था कि जब तक हमें स्वतंत्र नहीं हो जाते अंग्रेज़ों से, तब तक जो अंग्रेज़ों के विरोध में संघर्ष हो रहा है उसमें ही जोर लगाना चाहिए महिलाओं को भी। आगे देखते हैं बाल विवाह के विरुद्ध कानून। अब बाल विवाह के विरुद्ध भी कानून बन चुका था। पहले लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी। ये देख सकते हैं आप, 8 साल की दुल्हन है ये। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हो गई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। अब देखिए, सब लोगों को पता चलने लगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं, कैसे समाज में कुरीतियाँ फैली हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए सब लोग संगठित होने लगे, महिलाएं संगठित होने लगीं। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और फलस्वरूप 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कर दिया गया। इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे, जैसे सती प्रथा के विरुद्ध हुए थे। ऐसे संघर्ष नहीं हुए इसे रोकने के लिए। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। इससे पहले देखिए 8 साल 10 साल में बच्चे की शादी हो जाती थी और इस कानून के बाद 18 साल से कम उम्र के लड़के की और 16 साल से कम उम्र की लड़की की नहीं हो सकती। बाद में ये उम्र बढ़ाकर कर दी गई 21 साल लड़के की और 18 साल लड़की की। अब 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। जाति और समाज सुधार। अब देखिए, समाज में जो जाति प्रथा थी उसमें क्या सुधार हुए। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। जो जातीय गैर बराबरी थी, मतलब कि निचली जाति को नीचा समझा जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो ये जाति उन्मूलन के लिए था। 1840 में बम्बई में किसका, परमहंस मंडली का गठन हुआ। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग भी थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सकें। जातीय पूर्वाग्रह मतलब होता है कि किसी जाति के बारे में पूर्व राय बना लेना, अपनी बिना जाने अपनी राय या धारणा बना लेना, उसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह। कई लोग ऐसे थे जो जातीय आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो 19वीं सदी में देखिए, जो ईसाई प्रचारक आए थे बाहर से, ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और वो निचली जातियों के लिए और जो आदिवासी समुदाय होते थे, जंगलों में रहने वाले लोग, उनके बच्चों के लिए स्कूल भी खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगरपालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थीं, सड़कें बिछनी थीं, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा चलाने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? तो ये सब गाँव से निचली जातियों के जो लोग थे वो जाने लगे थे गांव छोड़कर शहरों की ओर।
इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे, जो कुछ असम, मॉरिशस, त्रिनाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। तो ये लोग देखिए अपना स्थान छोड़कर ये असम, मॉरिशस जाने लगे थे, इंडोनेशिया जाने लगे थे लोग। नए स्थानों पर काम बहुत कठोर होता था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यहाँ गाँवों में सवर्ण जमींदारों, मतलब कि ऊंची जातियों के जो जमींदार थे, द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। अब देखिए जो गरीब थे ये इस चीज़ को एक मौका देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर रहकर वो सोच रहे थे कि जो जमींदार हैं हम पर दमनकारी नीति अपनाते हैं और दैनिक जो अपमान करते हैं हमारा, उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। तो वो जाने लगे थे। जूते कौन बना सकता है, ये देखिए आप खुद से ही पढ़ लेना। ये चमड़े का काम करने वाले नीची जाति के लोग ही होते थे, जिनको नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि ये जो होते थे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। अब देखिए इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थीं। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो देखिए जो नेता थे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे, ये भी दलित से ही आते थे। ये महार जाति के थे, महार समुदाय के थे ये। तो इनके पिता भी एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं, देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो देखिए कितना गलत हो रहा था इन लोगों के साथ। ये सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही थी उस समय। समानता और न्याय की मांग, तो समानता और न्याय की मांग किस किसने की, किस किसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे, जिसमें से भीमराव अम्बेडकर भी थे एक। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चला किसके खिलाफ, जाति व्यवस्था के ही, और घासीदास गुरु थे, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। देखिए लोग जो ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे, इन पर घासीदास जी ने सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझोवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। किन्होंने, नारायण गुरु, कहाँ के थे ये, केरल के। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, वो कहते थे ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मतलब कि मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जाति से थे, मतलब कि जो ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने इन सब पंथों की स्थापना की थी और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थीं। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया।
कि सभी इंसान हैं और सभी को अपना स्वाभिमान प्यारा है और सभी मान प्रतिष्ठा से जी सकते हैं। ये नारायण गुरु जी का चित्र है, देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है गुलामगिरी। गुलामगिरी देखिए एक पुस्तक है जो ज्योतिराव फुले निम्न जाति के नेता थे, ज्योतिराव फुले, उन्होंने लिखी थी ये गुलामगिरी। तो निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे प्रमुख नेताओं में से थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए ये पुस्तक कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये ज्योतिराव फुले के। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। तो हमने अभी पढ़ा कि ईसाई प्रचारक जो थे वो स्कूल खोलने लगे थे निम्न जातियों के बच्चों के लिए। तो ज्योतिराव फुले जो थे वो इसी स्कूल में पढ़े थे जो ईसाई प्रचारकों ने खोले थे। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। तो बड़े पढ़े लिख कर देखिए बड़े हुए, जब इन्होंने देखा कि हमारे समाज में ऐसा चल रहा है तो उस अन्याय के बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे। देखिए आर्य जो ब्राह्मण लोग थे ये कहते थे कि हम औरों से श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण होने के कारण, लेकिन इन्होंने क्या किया, ज्योतिराव फुले ने इस पर मतलब इनकी इस बात पर आवाज़ उठाई अपनी, और फुले का उन्होंने तर्क दिया कि आर्य जो थे वे विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ से वो बाहर से आए थे, बाहर कहीं से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के आने से पहले यहाँ जो रह रहे मूल निवासी थे उनको हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे थे। ये ज्योतिराव फुले का तर्क था कि जो आर्य विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं हमारे उपमहाद्वीप के, वो यहाँ के लोगों को हराकर उनको नीची जाति कहने लगे हैं। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ये धरती यहाँ के देशी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है। तो ज्योतिराव फुले जो थे वो कहते थे कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर ये जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनकी है, ब्राह्मणों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। आर्य मतलब कि जो ब्राह्मण लोग थे खुद को आर्य कहते थे। तो यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों मतलब कि श्रमिक जातियों और अति शूद्रों जो अछूत मानते थे जिनको को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। देखिए जो ज्योतिराव फुले थे वो कहते थे कि सबको एक साथ इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। अब देखिए ज्योतिराव फुले ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की। एक संगठन बनाया लोगों का जिसमें क्या होता था, जातीय समानता के समर्थन में इन्होंने मुहिम चलाई। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिराव फुले ने की। कई बार क्वेश्चन बना है इससे, आगे भी बनने के चांसेस हैं। मैं यहाँ और तुम वहाँ, ये देखिए इनके कुछ उपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, उन्होंने लिखा था। तो फुले के विचार हैं ये, आप पढ़ सकते हैं। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक कब लिखी गई, 1873 में। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था। क्यों हुआ था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। देखिए अमेरिका में भी गृह युद्ध चल रहा था क्योंकि वहाँ दास प्रथा थी। तो उसी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, दास प्रथा के। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह
उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक साथ एक दूसरे से जोड़ दिया। तो गुलामगिरी पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है? तो ये अमेरिका के जो काले गुलाम थे। हमने देखी पिछली क्लास में पढ़ा था कि अमेरिका से, अफ्रीका से गुलाम ले जाते थे अमेरिकन और वहाँ बागानों में उनसे काम करवाते थे। तो उन्हीं की दुर्दशा के बारे में इन्होंने लिखा है गुलामगिरी पुस्तक में। इन्होंने यहाँ के लोगों को जोड़कर लिखा है। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार के गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वे उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का ये आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। तो 20वीं सदी में भी देखिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया किसने? पश्चिम में भीमराव अंबेडकर जी ने चलाया था और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जी ने चलाया था। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम भी इंसान हैं। देखिए अंबेडकर जी ने लिखा था ये, क्योंकि इनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था। मंदिरों में कौन जा सकता था? अंबेडकर जी जो थे वो एक महार परिवार में पैदा हुए थे। महार परिवार नीची जाति को मानते थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। सवर्ण मतलब कि जो गोरे बच्चे या जमींदारों के बच्चे होते थे उनके साथ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। तो 1919 में ये अमेरिका से लौटे और 1915 में कौन लौटे थे? गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। इसके बाद देखिए सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, क्योंकि देखिए उस समय जो नीची जातियाँ होती थीं उनको मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। तो अंबेडकर जी ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश लेने के लिए 3 आंदोलन चलाए। वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, कि देखिए जो आम रूढ़िवादी लोग हैं वो कुछ जातियों को कितनी बुरी नज़र से देखते हैं, कितना नीचा समझते हैं। आगे देखते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। तो देखिए ये गैर ब्राह्मण मतलब कि जो ब्राह्मण नहीं थे उन जातियों ने स्टार्ट किया था, जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव मिल चुका था। जिनके पास धन था, शिक्षा थी और प्रभाव मतलब कि अच्छा प्रभाव था उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर भारत से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। तो देखिए ये लोग भी कहते थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, कि ये जो ब्राह्मण हैं ये आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जो आर्य बाहर से आए थे उन्हीं के वंशज हैं, और इन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी हैं, देसी द्रविड़ जो लोग हैं, उनको हराकर उन्हीं के भूमि पर विजय हासिल कर ली है। ऐसे ही एक नेता थे पेरियार नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन भी किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर
पार्टी छोड़ दी। तो ये देखिए, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि हम सब एक ही देखिए कांग्रेस में सब लोग होते थे, तो कि हमें इन्होंने नीचा दिखाने के लिए अलग से इंतज़ाम किया है। तो इनको गुस्सा आया और इन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मण ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। देखिए, ये कहते थे, जो पेरियार थे, ये कहते थे कि जो मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति है वो किसने बनाई है, वो अछूतों ने ही बनाई है। और लेकिन उन पर किसने अधिकार कर लिया है, ब्राह्मणों ने अधिकार कर लिया है। और उनका मानना था कि जो धार्मिक नेता हैं, मुखिया हैं, जो समाज में विभाजन है, समाज में जातियों में विभाजित किया गया है लोगों को, और जो असमानता है, अछूतों को नीचा समझा जाता है, ये सब ईश्वर की देन है, ईश्वर प्रदत्त है, ऐसा लोग मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। इसलिए ये कहते थे कि अछूतों को इकट्ठा होकर इससे लड़ना होगा। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। देखिए, वेदों के भी आलोचक थे पेरियार। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, मनु संहिता के, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे, इनकी बुराई करते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सिर्फ सहारा लिया है, इसलिए ये इन पुस्तकों के आलोचक थे। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आईं। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। अब देखिए, जो ब्राह्मण लोग थे ये इन चीज़ों का विरोध करने लगे। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया गया है उस पर कोई आंच ना आए। तो ये लोग सोचते थे कि जो ऊंच नीच चल रही है यही चलती रहे ऐसी। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है। ये कहते थे कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ये सब चीज़ें दी गई हैं कि अछूतों को नीचा समझा जाए। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। देखिए, अंग्रेज जब चले गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी इन्हीं चीज़ों पर बहस चलती रही। सुधारों के लिए संगठित होना। देखिए, जो भी हमारे देश में सुधार हुए, भारत में जो भी सुधार हुए, तो उनके लिए जो जो संगठन बने हैं उनके बारे में दिया है ये एक साथ। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। वैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये संस्था सभी प्रकार के मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। देखिए, ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बलि के विरुद्ध थे। जो नर बलि और भी बलियां दी जाती थीं ब्राह्मण समाज में, उनके विरुद्ध थे ये। और उनके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे, उपनिषद में विश्वास करते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। तो देखिए, इन्होंने हिंदुओं में जो रूढ़िवादी लोग थे और जो कुरीतियाँ फैली थीं उन पर आलोचनात्मक व्याख्या की गई है। अब देखिए, डेरिजियो एवं यंग बंगाल।
अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये केशव चंद्र सेन हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज के नेताओं में से एक हैं, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने। अब देखते हैं डेरिजियो का यंग बंगाल आंदोलन। ये डेरिजियो कौन थे? 1820 के दशक में हेनरी लुई विलियम डेरिजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। हिंदू कॉलेज था कलकत्ता में, उसमें अध्यापक थे ये डेरिजियो। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्होंने तमाम तरह के सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल आंदोलन मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो देखिए पूछा जाता है यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? तो ये बंगाल में चला था और किसने चलाया? डेरिजियो ने। तो इन्होंने इसमें क्या किया था? जो रीति रिवाज थे, हिंदुओं में कुरीतियाँ थीं, उनके खिलाफ उंगली उठाई, अपने जो स्टूडेंट थे उनको जागरूक किया और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और अपनी स्वतंत्रता के लिए अभिव्यक्ति व्यक्त की। इसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन आ जाता है, जो विवेकानंद जी ने चलाया था। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, कौन? रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पर रखा गया था। ये मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। देखिए समाज सेवा पर जोर दिया गया इसमें रामकृष्ण मिशन में, और श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर दिया। तो स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म हुआ था 1863 और मृत्यु 1902 में हुई। इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो इनका मूल नाम भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, नरेंद्रनाथ दत्त आपको याद रखना है। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने, रामकृष्ण मतलब इनके जो गुरु थे, को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। पूरे विश्व में इन्होंने अपने गुरु की जो शिक्षाएं थीं उनको फैलाया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया। देखिए 1993 में एक विश्व धर्म संसद हुई थी, कहाँ पर? शिकागो में। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पर भाषण दिया था अपना। ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। जब इन्होंने उस संसद में अपना उपदेश दिया तो वहाँ के न्यूयॉर्क हेराल्ड ने ऐसा विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। देखिए स्वामी विवेकानंद जो थे ये वेदांत दर्शन को मानते थे और इसी पर इन्होंने व्याख्या की थी, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या नहीं करना था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकालने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। तो स्वामी विवेकानंद ने भी देखिए लोगों को चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एक साथ होने का आह्वान किया था, उपदेश दिया था। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें ये विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। देखिए ये चाहते थे, उनका जो राष्ट्रवाद का भाव था वो बहुत बड़ा था, अपने देश तक सीमित नहीं था। ये चाहते थे कि विश्व के सभी राष्ट्र एक साथ आएं, एक साथ मिलकर काम करें, तभी इन सारी चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है जो मानव जाति की जीवन में समस्याएं हैं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया
इस उद्बोधन में वे वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। ये देखिए, ये हैं स्वामी विवेकानंद जी, इनका अद्भुत योगदान है। अब देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने, ये आप याद रखेंगे कहाँ हुई थी, बम्बई में, जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। ये भी पूछा जाता है। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। अब आता है वेद समाज। मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। 1864 में कहाँ हुई थी? मद्रास में। मद्रास मतलब आज का चेन्नई है। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। जो ब्रह्म समाज था उसी से प्रेरित था ये वेद समाज। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। जो देखिए ब्रह्म समाज था वो भी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। राजा राम मोहन रॉय ने भी रूढ़िवादी हिंदुओं के अंधविश्वासों और जो अनुष्ठान होते थे उनकी निंदा की थी। अलीगढ़ आंदोलन भी देखिए मुस्लिम शिक्षा के लिए चला था, महिलाओं की शिक्षा के लिए। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो ये अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये किसने शुरू किया। यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। तो इन्होंने शैक्षणिक सुधारों के प्रति ये आंदोलन चलाया था। इसके बाद आता है सिंह सभा आंदोलन। ये सिखों का था। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थीं से मुक्ति कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता है। तो ये खालसा कॉलेज है अमृतसर का। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए अब ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। ये अन्यत्र मतलब कि जो भारत से बाहर क्या चल रहा था, काले गुलाम और गोरे बागान मालिक, ये उन्हीं के बारे में है जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी है ज्योतिराव फुले जी ने। उसमें देखिए जो अफ्रीका से गुलाम ले जाते थे खरीद कर अमेरिका वासी, और वहाँ बागानों में उन्हें मार कर काम करवाते थे, उसी के बारे में दिया है। ये आप इसे खुद से पढ़ लेना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।